नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आजाद प्रभाकर। हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि लद्दाख में गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील पर चीन और भारत की सेना एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने है, गुत्थम गुत्था हो रही है। गलवान घाटी में तो भारत के 20 बहादुर जवान इस लकीर पर आक्रामक चीन को पीछे ढकेलने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर चुके हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एलएसी कोई कटीली तारों की बाड़ या किसी दीवार से बनी हुई कोई सरहद है, तो मैं आपको बता दूं कि जमीन पर इस लकीर को कभी पक्का नहीं किया गया है। यह सिर्फ मौखिक सहमति और परंपरा के आधार पर चली आ रही एक रेखा है। कागज पर एलएसी का ऐसा कोई नक्शा नहीं है जिस पर आज तक भारत और चीन, ये दोनों देश आधिकारिक रूप से आपस में सहमत हुए हों। तो आज हम आसान भाषा में यही समझेंगे कि एलएसी की ये लकीर, जिसके दोनों तरफ दुनिया के दो बेहद ताकतवर मुल्क हिंदुस्तान और चीन आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को घूर रहे हैं और स्थिति बहुत ही विस्फोटक बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले यह समझ लें कि भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नक्शे पर दिखाता है वो कहां से आई। यह बात आज से 125 साल पहले की है, जब एक वरिष्ठ ब्रिटिश सैन्य अधिकारी मेजर जनरल जॉन अर्डल ने भारत के कश्मीर प्रांत का चीन के तिब्बत और उस समय के तुर्किस्तान से सटी सीमा का एक नक्शा सामने रखा था। यह नक्शा एक और ब्रिटिश अधिकारी विलियम जॉनसन द्वारा 1865 में किए गए एक सर्वे पर आधारित था। इसीलिए इस रेखा को अर्डल जॉनसन रेखा भी कहा जाता है। अगर हम सियाचिन का कुछ भाग और काराकोरम दर्रे के ऊपर का क्षेत्र छोड़ दें तो मोटा मोटी तौर पर भारत ने इसी रेखा को आगे चलकर आजाद भारत की कश्मीर राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा माना। 1949 में माओ के चीन में सत्ता पर काबिज होने के पहले तक खुद चीन भी अक्साई चीन को भारत के नक्शे में दिखाता रहा। वो अक्साई चीन को भारत का ही एक हिस्सा मानता आया था, पर माओ के सत्ता वाले कम्युनिस्ट चीन ने अपने से पहली वाली सारी संधियों और सारे नक्शों को मानने से इनकार कर दिया। चाइनीज ड्रैगन अपने विस्तारवादी पंख फैलाना शुरू कर चुका था, मगर भारत चीन के इस खतरे से पूरी तरह बेपरवाह और अनजान था। भारत की खुद को समाजवादी कहने वाली नेहरू सरकार कम्युनिस्ट चीन से नजदीकियां बढ़ाना चाहती थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे उस समय दिए जा रहे थे, मगर 1950 से ही चीन की नजर भारत के अक्साई चीन पर लगी हुई थी और भारत सरकार ने इस दुर्गम, बंजर, बर्फीले भूभाग को निरुपयोगी समझकर उससे नजरें फेरी हुई थी। भारत की सेना पेट्रोल करने के लिए कभी कभार पूर्व में लंकला तक और उत्तर में हाजी लंगर तक पहुंचा करती थी। पर मजे की बात यह है साथियों कि 1951 से 1957 के बीच चीन ने भारत के नक्शे वाले अक्साई चीन से होकर गुजरने वाली एक नेशनल हाईवे सड़क बना डाली और इसकी भनक भारत को पहली बार 1958 में चीन का नक्शा देखने के बाद लगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस भूभाग को भारत की सरकार ने किस तरह, हम यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से लावारिस छोड़ा हुआ था। जब भारत ने चीन की घुसपैठ का अक्साई चीन में विरोध किया तो चीन ने एक और ब्रिटिश अधिकारी मैकडॉनल्ड की रेखा का हवाला देते हुए जहां सड़क बनी है वो हिस्सा हमेशा से चीन का था, ये दावा किया। मैकडॉनल्ड रेखा को आप यहां नक्शे में हरे रंग से देख सकते हैं। पर यह बात और बिगड़ती चली गई जब साल 1959 में तिब्बत के विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी। चीन ने तभी से अक्साई चीन में कहीं आगे तक घुसपैठ कर अपनी चौकियां बनाना शुरू कर दी थी। 1960 में चीन ने काराकोरम दर्रे से लेकर गलवान घाटी से गुजरते हुए पैंगोंग झील तक एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना दावा ठोक दिया
और 1962 के युद्ध में अपने इसी दावे के मुताबिक अक्साई चीन की पूरी जमीन पर चीन अपना कब्जा जमा चुका था। हम हौसलों में कहीं चीन से कम नहीं थे, परंतु जहां सैन्य तैयारियों की बात करें तो हम उस वक्त चीन के कहीं आसपास भी नहीं थे। हम कह सकते हैं कि इस खतरे के संकेत 62 की जंग के 12 साल पहले से भारत को मिलने शुरू हो गए थे, पर अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप न करना, सैन्य तैयारियों पर ध्यान न देना और चीन के ऊपर अंधा विश्वास करना, इसकी कीमत भारत को पूरा अक्साई चीन गंवा कर चुकानी पड़ी। और इस युद्ध के बाद भारत और चीन की नियंत्रण वाली जमीन को बांटने वाली लकीर थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दुर्भाग्य से इस लकीर को लेकर कभी भी भारत और चीन एक समझौते पर नहीं पहुंचे, या यूं कह लें कि चीन ऐसा चाहता ही नहीं था। अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए चीन ने हमेशा से एलएसी को अपने ही तरीके से परिभाषित किया। मौका मिलते ही कुछ दूर अंदर घुसपैठ करना, ऊंची सामरिक महत्व की जगहों पर कब्जा करना, वहां तक सड़क, पुल, बंकर बनाना और फिर वह भूभाग हमेशा से चीन का हिस्सा है ये दावा करना। यह तरीका हमेशा से चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा रहा है। इसीलिए स्थानिक लद्दाखी लोग बताते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद भी कई इलाकों में चीन की घुसपैठ बदस्तूर जारी है। चीन ने कई क्षेत्रों में कब्जा जमाया है। कई चरागाह ऐसे हैं जहां पहले स्थानिक लोग अपने जानवरों को चराने जाया करते थे, पर अब वहां पर चीन का कब्जा है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घटना आपको बता देनी जरूरी है, जिससे आप चीन का चाल चरित्र समझ पाएंगे। साल 1999 जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस वक्त भारत ने अपनी सारी सैन्य ताकत पाकिस्तान के मोर्चे पर झोंक रखी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर पैंगोंग झील पर चीन ने फिंगर 4 तक लगभग 5 से 6 किलोमीटर की पक्की सड़क एलएसी के उस तरफ बना ली जिसे भारत अपना हिस्सा मानता था, जिसके बाद से ही चीन भारत को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने में भी बार बार अड़ंगे डालता रहा है। एलएसी को लेकर जो मौजूदा विवाद चल रहा है, इसको समझने के लिए आपको एक और कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन। यानी कि हमारी एलएसी कहां से गुजरती है, इसको लेके चीन कुछ और सोचता है और भारत कुछ और सोचता है। आइए इसी विषय को पैंगोंग झील के इस नक्शे से समझते हैं। झील की ओर उतरने वाले हर पहाड़ को फिंगर 1 से फिंगर 8 तक नाम दिए गए हैं। फिंगर 3 के पास आप जो एक ऑरेंज डॉट देख रहे हैं वो भारत की चौकी है, और फिंगर 6 के पास आप जो एक हरी डॉट देख रहे हैं वो चाइना की पुरानी चौकी है। अब आप 2 रेखाएं देखेंगे। जो F2 के पास रेखा उतर रही है उसे चाइना अपनी तरफ से एलएसी कहता है और वहां तक पेट्रोलिंग करना चाहता है, और F8 के पास यानी कि फिंगर 8 के पास जो रेखा उतर रही है ऑरेंज रंग में, उसे भारत अपनी एलएसी कहता है और भारत वहां तक पेट्रोलिंग करना चाहता है। मौजूदा विवाद के पहले तक दोनों ही सेनाएं अपनी अपनी समझ के अनुसार फिंगर 2 और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती आ रही थी, पर अब चीन ने फिंगर 4 के पास और ऊंचाइयों पर अपनी सेना का भारी जमावड़ा कर दिया है, और वो भारतीय पेट्रोल दल को फिंगर 4 से आगे जाने भी नहीं दे रहा है। यहाँ भारत की मांग फिर से यथास्थिति को बहाल करने की है। आइए अब आपको लिए चलते हैं गलवान घाटी। ये वही जगह है जहाँ हमारे 20 जाबाज जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस गलवान घाटी के पास से ही दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली एक बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क गुजरती है, और इस सड़क पर नज़र रखने के लिए ही चाइना यहाँ पर घुसपैठ करना चाहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गलवान नदी आकर यहाँ श्लोक नदी से मिल रही है। चीन ने इस बार गलवान नदी के मुहाने तक अपनी ज़मीन होने का दावा किया है, जबकि वास्तविक नियंत्रण रेखा यह उससे 5 किलोमीटर पीछे है, और वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पर
भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष हुआ। आपसी करार के मुताबिक दोनों में से कोई भी पक्ष नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर इस तरफ या उस तरफ कोई भी बंकर या कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, परंतु चीन ने इस करार को तोड़ दिया और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कब्जा जमा कर अपनी चौकी बना ली। 6 जून को हुई बातचीत के मुताबिक चीन को वहां से अपनी ये चौकी हटानी थी और इसीलिए बिहार रेजिमेंट के जवान 15 जून की शाम वहां पहुंचे थे। उसके बाद जो भी हुआ वो हम सब जानते हैं। चीन को अपने इन हथकंडों से अब बाज आना चाहिए। अपनी जमीन हड़पने की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के लिए चीन पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा कर रहा है। युद्ध जैसे हालात पैदा कर चीन अपने देश के लोगों का ध्यान कोरोना से चरमराई उसकी अर्थव्यवस्था से हटाना चाहता है। यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस तरीके से चीन समुद्र में, आसमान में और जमीन पर अपने साम्राज्यवादी रवैये से पैर पसार रहा है, उसे रोकने का वक्त अब आ गया है। हम ऐसे ही किसी और वीडियो में मैकमोहन रेखा के बारे में भी बात करेंगे। पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश पर चीन के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा को बांटने वाली यह रेखा भी आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और एलएसी के बारे में आसान भाषा में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, देश का भी ख्याल रखें। नमस्कार।